नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने संबोधित किया, साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि पूरे इस मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। हमारे विरोधियों का एजेंडा है सत्ता हथियाना और हमारा एजेंडा है 25 वर्षों में देश को विकसित बनाना। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। बीजेपी ने तो हमेशा चुनावों को लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया है। आप तो दुनिया को डेमोक्रेसी के सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर जी की धरती से है। कर्नाटका की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत बीजेपी के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव आप सभी को प्राप्त है। इसलिए आप सभी पर दायित्व भी डबल है और मुझे विश्वास है हर बूथ पर किया गया आपका प्रयास बीजेपी को कर्नाटका में रिकॉर्ड सीटों से जिताएगा। जब बूथ विजयी होता है तब चुनाव में विजय अवश्य मिलती है। और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कर्नाटका में बेंगलुरु जैसे अनेक ग्लोबल हब बन सके। भारत की स्टार्टअप क्रांति को कर्नाटका लीड करता रहे। आप अपने बूथ के फर्स्ट टाइम वोटर से भी जरूर मिलिए। उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं। उनकी कोई स्पर्धा, साइकिल स्पर्धा जैसा कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित कीजिए। लंबे अरसे से कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा। कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीति को सिर्फ सत्ता और भ्रष्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर तरह का तरीका अपना रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती। झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी। और आपको ये सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा, आंकड़ों के साथ मिल जाएगा। हिमाचल के लोग, अभी चुनाव हुआ है ना, 1 साल हो गया। हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। वादे किया कुछ नहीं। राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर
आज आंदोलन कर रहे, भाई क्या हुआ, सरकार का 4 साल बीत चुका, अभी तक गारंटी ही रह गई। कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी। लोकतंत्र का उत्सव चल। चलिए बढ़ते आगे। तो सीएम योगी का दौरा रहा जिसमें जनता को उन्होंने संबोधित किया। निकाय चुनाव को लेकर वो काफी एक्टिव नजर आए। सीएम लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा के दौरे पर पहुंचे और जनता को उन्होंने यहां पर संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा, हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर जो कार्य किए, इन कार्यों में भेदभाव कुछ भी नहीं किया। किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। अकेले मथुरा वृंदावन में मैं देख रहा था, नगर निगम और नगर निकायों में मिलाकर के 38,403 परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। याद करिए, 38,403 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ दिया गया, जिसमें हर लाभार्थी को 2.5 लाख रुपया दिया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर के 20,836 वेंडर्स को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया गया। आप सोचिए, पहले व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज उन्हें स्वनिधि उपलब्ध कराई जा रही है। आज उसी व्यवस्था के साथ मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात होती है तो केवल शहरी क्षेत्र में 40,286 गरीबों को आगरा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 40,286 नगरीय क्षेत्र में हर परिवार को 2.5 लाख रुपए दिए गए। याद करिए, 17 के पहले गरीब के घर में और व्यापारी के घर में जबरदस्ती पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। आज कब्जा करने वाले चले गए। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को मकान का पैसा मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर से रंगदारी वसूली होती थी। मोहल्ले का कोई गुंडा पटरी व्यवसायियों से वसूली करता था। आज पैसा वसूली नहीं होता है। आज लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर से आगरा में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपके फिरोजाबाद के अंदर ही अगर मैं आपको बताऊं, इतनी योजनाओं का पैसा आया है। अकेले प्रधानमंत्री आवास शहरी में 44,700 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। याद करिए, एक समय था 2017 के पहले जब गरीबों की जमीनों पर और उनके मकानों पर जबरन कब्जा कर लिया जाता था, और आज गरीब को मकान दिया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए हर गरीब को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 44,717 गरीबों को एक आवास दिया गया है। यहां पर नगर निगम में 35,279 को 89 को और शेष आवास अन्य नगर निकाय जो हैं यहां पर, उनमें 9,428 को दिया गया है। आपने देखा होगा। चलिए बढ़ते आगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक यहां पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले सांप जैसे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी चखेगा वो मर जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोचेंगे जहर है या नहीं, लेकिन आप चख लेंगे तो आप मर जाएंगे। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले कांग्रेस यहां पर लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष की ओर से ये बयान दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अब ये बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।
तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, इस तरह की बयानबाजी पर कांग्रेस जितनी बार माफी मांगे उतना कम है। बार बार चुनावों में हार और कांग्रेस की बौखलाहट, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी बन जाती है मोदी जी को अपमानित करने की, अपशब्द कहने की, गालियां निकालने की। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी जी से लेकर उनके अब तक के अध्यक्ष कभी मोदी जी को मौत का सौदागर कहते हैं, कभी बिच्छू कहते हैं, कोई सांप कहता है, कोई कुछ भी अभद्र भाषा का उपयोग करता है, कोई कहता है इसकी मौत मरेगा, उसकी मौत मरेगा, कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के प्रति, जो देश की जनता ने जिनको बार बार देश का प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से बनाया, और कांग्रेस को यह हजम नहीं हो पा रहा। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कभी चूहा, बिच्छू, सांप, घोड़ा, मौत का सौदागर, क्या ये भाषा है? और ये कहना मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या मोदी जी की कब्र खोदना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ क्या है इस तरह की भाषा का प्रयोग और ऐसे षड्यंत्र? बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संदर्भ में आज राजरोग इतनी जल्दी इतना संक्रमित हो जाएगा, ये दिल्ली की जनता को समझ ही नहीं था। आज ये राजयोग उनकी सरकार, पार्टी और संगठन से होता हुआ उनके घर के अंदर तक पहुंच गया है। ये कौन सी हवा आपको लगी है? उन्होंने साफ तौर पर यहाँ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये किस तरह की हवा आपको लगी? आपको लाखों रुपए के पंखे की हवा चाहिए थी। आप सुनाते हैं क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। कि आजकल चर्चा के केंद्र बिंदु में नई नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली, अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। जहां तक हम लोगों की जानकारी है, एस्टैब्लिश गाइडलाइंस के अनुसार जो फ्लोरिंग होती है, या तो वुडन फ्लोरिंग होती है या जो एक नॉर्मल इंडियन मार्बल अवेलेबल होता है वो होती है। अब वो दिल्ली सरकार का वह रूल या क्लॉज कोट करके बताएं जिसमें पीडब्ल्यूडी को इंपोर्टेड सुपर एक्सक्लूसिव मार्बल लगाने का अधिकार था और बगैर इनकी अनुमति के किया गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये तीन बिंदु, फाइनेंशियल रूल का पालन नहीं करना, 1000 गुना कीमत की कालीन लेना, 1 करोड़ रुपए का कंसल्टेंट और 9 करोड़ 99 लाख रुपए की कैलकुलेशन, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। मजाक में कभी कभी कहा जाता था ना, अरे साहब जब नवाब साहब का महल बनेगा ना तो अरे छोटा मोटा काम करने वाले भी लखपति हो जाएंगे। आज तो लगता है कि अगर 1 करोड़ का पर्दा है, करोड़ों की टाइल्स है, तो टाइल्स लगाने वाले भी करोड़पति हो गए, पर्दे वाले भी करोड़पति हो गए, पंखे भी लाखों के लग गए। ये मान्यवर, ये कौन सी हवा आपको लगी कि लाखों रुपए के पंखे की ही हवा आपको चाहिए थी? और ये कौन सा पर्दा था 1 करोड़ रुपए के? ये कौन से पर्दे को छुपाना चाहते थे? ये बात सबके सामने होनी चाहिए। और एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने इनके द्वारा किए गए दावों को लेकर एक विश्वास किया। आज दिल्ली की जनता अपने को छला हुआ
गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 27 अप्रैल यानी कि आज पेश होने के लिए कहा था। सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर बनाने और लगाने के मामले को लेकर केजरीवाल को यहां पर पुलिस ने नोटिस जारी किया था। पर अब इस पूरे मामले में गोवा पुलिस ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के लिए जारी कर समन को वापस ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। गोवा पुलिस ने वापस ले लिया है अपना समन। बड़ी खबर है कि अवैध रूप से चुनावी पोस्टर लगाने का यह पूरा मामला, जिसमें अपना समन वो यहाँ पर वापस लेते हुए नजर आए। तो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला रेसलर्स ने यहां पर यौन शोषण का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार वो कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। अपने ऊपर यहां पर लग रहे आरोपों के बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण ने चुप्पी तोड़ी है और यहां पर उन्होंने एक कविता के जरिए जवाब दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से इस कविता को उन्होंने रखा है, देखते हैं। एक कविता मुझे इस समय याद आ रही है और कविता ये है, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस साल रामनवमी के दौरान हावड़ा, हुगली और यहां दलखोला में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को कराने का आदेश दे दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को 2 सप्ताह के भीतर जांच से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले साल भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में रामनवमी का जुलूस निकाले जाने पर 2 समूहों के बीच हिंसा हो गई थी। हिंसा के दौरान वाहनों में आग लगा दी गई थी, दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी और पथराव भी किया गया था। शहर में रामनवमी समारोह में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। अब इस पूरे मामले पर जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करते हुए नजर आएगा और साथ ही साथ जितने भी जरूरी दस्तावेज थे उन सभी दस्तावेजों को एनआईए को सौंप दिया गया है, जिस पर अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। तो 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात 8:00 पर यहां पर निधन हो गया। आपको बता दें कि उनके पैतृक गांव में उनको ले जाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें मुखाग्नि दी। उनके आखिरी दर्शन के लिए काफी भीड़ नजर आई। इस दौरान जेपी नड्डा, पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के साथ साथ कई बड़े नेता भी पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी ने उनके विदाई पर दुख भी जताया। जेपी नड्डा भी अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुंचे, अंतिम विदाई में पहुंचे और सभी ने उनके राजनीतिक करियर पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में अपने शब्दों को भी रखा। बादल साहब आज हम सबके बीच में नहीं रहे। यह सारे समाज, सारे देश और प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत ही दुख भरी खबर है। उनका व्यक्तित्व हम सबको बहुत ही प्रभावित करता था। बादल साहब एक नेता नहीं थे, एक स्टेट्समैन थे और स्टेट्समैन के साथ साथ समाज में सुख शांति, अमन चैन, सब भाईचारे के साथ रहें, इसके लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया और समाज में सौहार्द का वातावरण बने, सभी लोग ठीक से रहें,
इसके लिए वो हमेशा लगे रहे। गरीबों की चिंता करना, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करना और हमारे किसान भाइयों की चिंता करना, ये उनके स्वभाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सियासत में कौन सी लाइन कब लेंगे, ये बता पाना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए भी चुनौती साबित होता है। गाजीपुर में पिछले दिनों आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे राजभर ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक नया सियासी समीकरण दिया है। राजभर के अनुसार नीतीश कुमार को अपने विपक्षी राजनीतिक दलों के लामबंदी में यूपी के संदर्भ में कुछ बातों को शामिल करना होगा। राजभर ने नीतीश कुमार को सुझाव दिया है कि जब तक विपक्षी लामबंदी में मायावती और सोनिया गांधी को शामिल नहीं करेंगे तब तक नीतीश अपनी योजनाओं में सफल नहीं होंगे। देखिए, प्रयास नीतीश जी का जो चल रहा है, यूपी में जब तक मायावती जी से गठबंधन और कांग्रेस सोनिया से, जब तक ये लोग गठबंधन नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि यूपीएसआरटीसी की ई टिकट बुकिंग वेबसाइट को हैक करने वाले हैकर्स ने 40 करोड़ बिटकॉइन की फिरौती मांगी है। साइट को हैक बुधवार को किया गया था, जिसके कारण पूरी ई टिकटिंग की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। किसी भी तरह से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही थी। हैकर्स का कहना है कि अगर 2 दिन में 40 करोड़ बिटकॉइन से नहीं दिए गए तो दोगुना यानी कि 80 करोड़ कर दिया जाएगा। मामले में परिवहन निगम के यहां जीएम आईटी युजवेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि अब इसे पूरी तरह से बहाल करने में लगभग 10 दिनों का समय लगेगा। तो वहीं उत्तराखंड के चारधाम में यहां पर बद्रीनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। बता दें कि कपाट सुबह 7:10 पर खुल गए थे। इससे पहले मंगलवार को केदारनाथ धाम के कपाट भी खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले पूजा अर्चना की गई। पूजा रावल, भीमशंकर और पुजारी यहां पर करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान और सुरक्षित हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग दिया है। पिछले सालों के अनुभव के आधार पर यात्रा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और आपको बता दें कि कल रात से ही बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ में भी बर्फबारी देखी जा रही है। केदारनाथ में भी बर्फबारी लगातार देखी जा रही है। मौसम काफी सुहाना वहां पर है और ऐसे में बाबा के दर्शन करने के लिए लगातार भक्तों का तांता केदारनाथ में उमड़ा हुआ है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। सभी लोग अपने रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए इससे खुशी की और कोई बात हो ही नहीं सकती। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।